तो हम लोग अब पुनः स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में और हम जो नए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करेंगे और देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव बस्ती का अर्थ क्या होता है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रकार में मूल रूप से लोगों के समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन जो है वो सम्मिलित करते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाते हैं। पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो सकती हैं। विरल विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्रकार प्राप्त कर लेती हैं, वह हमारी जो है वो गांव कहलाती हैं। ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर जो है वो निम्नलिखित हैं। अगर हम देखें तो ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के भी निर्माण तथा दूसरी और विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती हैं। दूसरा आता नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पृष्ठभूमि की ग्रामीण बस्तियों के भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुओं वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध परिवहन संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है और ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों अभिवृत्ति और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जो जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होता है। अब हम देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। भारत में कुछ 100 घरों से युक्त संहत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सार्वत्रिक लक्षण है। फिर भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के लिए अनेक कारक और दशाएं जो हैं वो उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत जैसे अगर हम बात करें भौतिक लक्षण का मतलब भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक यानी सामाजिक संरचना, जाति, धर्म और तीसरी बात करें सुरक्षा संबंधी, जिसमें चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकार के वर्गों में रखा जा सकता है।
पहला अगर हम ग्रामीण में बात करें तो गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित। दूसरा अर्धगुच्छित अथवा विखंडित। तीसरा पल्लीकृत और परिक्षिप्त अथवा एकाकी। इन्हीं मानव बस्तियों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुच्छित बस्तियां। गुच्छित का मतलब जैसे कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि गुच्छित बस्तियां बस्तियां क्या होती हैं। तो गुच्छित बस्तियां यानी गुच्छित ग्रामीण बस्ती यानी बहुत ही घने प्रकार से होंगी, यानी क्लस्टरेड सेटलमेंट्स। तो गुच्छित ग्रामीण बस्तियां घरों का एक संयत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि आयताकार, अरीय, रैखिक इत्यादि बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से संयत गांव में रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में, यानी मध्य भारत की अगर बात करें तो बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में, राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने संयत बस्तियों के को जो है वो अनिवार्य बना दिया है। अब हम बात करते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। अभी हमने पढ़ा गुच्छित बस्तियां, अब पढ़ते हैं अर्धगुच्छित। गुच्छित बस्तियां हमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहां पर देखने को मिली? बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिक्षिप्त बस्ती। चलिए हम बात करते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप प्रारूप जो है किसी बड़े संहत गांव के सपृथकन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ
अथवा गांव में थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी बस्तियों स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर और आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो गुच्छित वर्ग के हैं वो बुंदेलखंड और नागालैंड में मिलती हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां जो हैं वो राजस्थान और गुजरात में हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां क्या होती हैं? पल्ली बस्तियां यानी हेमलेटेड यानी कई बार जो बस्तियां भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती हैं, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडीय भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है, और ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त क्या होती हैं? भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियां अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्रायः भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार के अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश अथवा केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है। यानी जो प्रक्षिप्त बस्तियां हैं, जैसा कि जंगलों में जगह जगह हमें देखने को मिलती हैं, तो ये हमें मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में यह बस्ती इस प्रकार की पाई जाती हैं। तो ये हमने पढ़ी अभी तक ग्रामीण बस्तियां, जो कि हमें यानी गुच्छित बस्तियां देखी, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त, इस प्रकार की बस्तियां हमें देखने को मिली। अब हम पढ़ते हैं नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्तियां क्या हैं? ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः संहत और विशाल आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के आकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय कार्यों में संलग्न होती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों में प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा होता है। इस नगर इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं। वे परस्पर भी जुड़े होते हैं। आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 10 में नगरों की परिभाषा देख सकते हैं। देखते हैं भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता के युग में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ावों से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। बात करें जैसे प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। तो प्राचीन नगर हमारा क्या है? जो भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है।
वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना के नाम से भी जानते हैं, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अनेक उदाहरण। हालांकि पाटलिपुत्र और पटना में अंतर है। मध्यकालीन नगर, वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल में जुड़ा है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। एक किला नगर है जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों में हुआ, और इस ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आधुनिक नगर। अंग्रेजों और यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी आदि जैसे व्यापारिक पतन विकसित किए हैं। अंग्रेजों के बाद में तीन मुख्य नोडों मुंबई मुंबई, चेन्नई, मद्रास और कोलकाता, कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अपनी प्रभावता को प्रत्यक्ष रूप में अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर इसका एक उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ है। अब हम देखते हैं भारत में नगरीकरण। नगरीकरण के स्तर पर माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया गया। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुने बढ़ी। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है, किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। अब हम देखते हैं प्रमुख विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर नगरों के मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी प्रशासनिक शहर और नगर। उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को हम प्रशासनिक नगर कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। ये सब क्या है? प्रशासनिक शहर और नगर हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक नगर की, तो मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। अब हम बात करते हैं परिवहन नगर की। ये पतन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि। आंतरिक परिवहन की धुरियां जैसे धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं।
स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ और सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक जैसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना, जो कि एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक नगर क्या होता है? व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे कि कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि इसके वाणिज्यिक नगर के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं खनन नगर। ये नगर खनिज समुद्र क्षेत्रों में विकसित हुए, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। गैरीसन यानी छावनी नगर। गैरीसन क्या है? एक छावनी नगर है। इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि जो है इस प्रकार के नगर हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर यानी वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरई, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक नगर के अंतर्गत मुख्य पर्यटन नगरों में कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। ये सब क्या है? एक शैक्षिक नगर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यटन नगर। पर्यटन नगर कौन से होते हैं? नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उड़मंगलम जिसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं, यानी ओडगमंडलम जैसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं। माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है। उनकी गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन हो जाता है। विशेषीकरण नगर भी महानगर बनने पर बहुप्रक्रियात्मक बन जाते हैं, जिनमें औद्योगिक व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार इतने अंतर्गत हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ, जो मानव की बस्तियों और प्रकार से संबंधित था। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से इससे बनने वाले जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, पटना, भोपाल, कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। जो भोपाल है वो किसी नदी पर स्थित नहीं है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगरपालिका निगम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होना, जनसंख्या आकार 5000 से व्यक्ति से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हमारा करेक्ट है, यानी ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त पर ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? गंगा का जलोढ़ मैदान, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, हिमालय की निचली घाटियां, उत्तर पूर्वी वन और पहाड़ियां।
यानी इसका का नंबर यानी गंगा का जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? यानी अपने पदानुक्रम यानी सबसे पहले देखें तो कोलकाता, ये हमारा है बृहन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, यानी ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट है हमारा। इस प्रकार से इस लेसन को हमने कंप्लीट किया और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और लेसन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।